कैसे हो मेरे पढ़ाकू? पढ़ाई कर रहे हो? कर रहे हो ना? गुड। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा था चैप्टर नंबर 7 का। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 को। पहली सर्किट लेते हैं, AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ले रहे हैं। तो पहला टॉपिक इस चैप्टर का AC वोल्टेज applied to a resistor। मतलब हमें एक सर्किट कंसीडर करनी है जिसमें हमारा सोर्स होना चाहिए AC सोर्स, और उसमें हमें वो AC सोर्स को कनेक्ट करना है रेजिस्टर के साथ। सो लेट मी कंसीडर वन सर्किट like this। This is resistor R and this is AC source। So EMF of this source will change with time। This is the circuit symbol of AC source। So AC voltage applied to a resistor। Here we have to take AC source such that which produces potential difference which changes sinusoidally। हमें ऐसा सोर्स कंसिडर करना है कि जिसकी वजह से ये टर्मिनल पे हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिले वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो, जो वेरी कर रहा हो सिन्यूसोइडली। So here suppose at any instant current flowing through this circuit is in this direction। इस AC सोर्स की वजह से मान लो कि सर्किट में से कुछ करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन। वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ करंट विल चेंज विथ टाइम। ये एट एनी इंस्टेंट है। दिस इज द करंट एट एनी टाइम t। ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। अभी इस तरफ तो थोड़ी देर के बाद इस तरफ। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन AC में चेंज होती रहती है। बट एनी इंस्टेंट t द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टर इज इन दिस डायरेक्शन। एंड सपोज पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय दिस AC सोर्स इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन terminals of AC source is V is equal to Vm sin omega t। What is the potential difference? That is V is equal to Vm sin omega t। This is the potential difference at time t। ठीक है, एक समय पे ये potential difference है। It means this is the instantaneous value and this is maximum value Vm, that is the amplitude of oscillating potential। दिस Vm इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल चेंज होगा टाइम के साथ। सो Vm दैट इज द पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। सो दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग पोटेंशियल। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट एनी टाइम t, इट मीन्स इफ आई वांट टू फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, देन व्हाट वी हैव टू डू? वी शुड अप्लाई Kirchhoff's loop rule to this circuit। Applying Kirchhoff's loop rule to the सर्किट। इस सर्किट पे किरचॉफ्स लूप रूल लगाएं
तो किरचॉफ्स लूप रूल लगाना है, तो यहाँ पे करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब ये अभी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, क्या ठीक, एंड करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, इट मीन दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, क्या ठीक, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो कुछ अभी ये सिचुएशन है और हमें किरचॉफ्स रूल लगाना है। अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल टू द सर्किट, तो क्या बनेगा, लूप रूल लगाना है तो यहाँ पे कंसीडर कर लो ए बी सी डी ए टू बी नथिंग, बी टू सी, करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ जर्नी हायर टू लोअर, तो क्या बनेगा माइनस आई आर, कहाँ पहुँचे सी टू डी नथिंग, डी टू ए, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस वी एम साइन ओमेगा डी, बट नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या बनेगा प्लस वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, क्या ठीक, तो ये बनेगा वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर, वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर। फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू वी एम बाय आर साइन ओमेगा टी, I is equal to Vm by R sin omega t. So this can be written as I is equal to Im sin omega t. So this much amount of current is flowing at time t. This is the instantaneous value of electric current where Im is equal to Vm by R. This is the maximum value of current. Im is equal to Vm by R. This is equation number 1, equation number 2, and Im is equal to Vm by R. Equation number 3. Equation number 3 is nothing but Ohm's law. Yes or no? Equation number 3, that is nothing but Ohm's law. I is equal to V by R. So whenever we are considering resistive circuit, for resistors Ohm's law is applicable to AC circuit as well as DC circuit. चाहे DC होता तो भी Ohm's law फॉलो होता है, चाहे AC है तो भी Ohm's law फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे ओहम्स लॉ फॉलो होता है, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, क्या ठीक। नाउ हियर फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी इंस्टेंट, दैट इज आई एम साइन ओमेगा टी, फ्रॉम इक्वेशन 2 आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। इट मीन्स दिस करंट इज द फंक्शन ऑफ साइन, this is a function of sine. So here this current will change with time. If we want to draw the graph of I versus omega t and V versus omega t, then the graph will be versus omega t. First I want to draw the graph of V versus omega t, potential difference versus omega t. तो देखो कैसा ग्राफ बनेगा। सब्स्टिट्यूट फर्स्ट ऑफ ऑल ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, साइन 0 0, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, क्या ठीक। नाउ सब्स्टिट्यूट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1, सो एट पाई बाय 2 वैल्यू ऑफ वी विल बी मैक्सिमम, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये हो गया 0, ये हो गया पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 पे हमें वैल्यू कैसी मिलेगी, मैक्सिमम। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। नाउ सब्स्टिट्यूट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, साइन पाई 0, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा 0, ये कहाँ पे मिला हमें, पाई पे, ठीक। अब 3 पाई बाय 2 लें, तो 3 पाई बाय 2 पे क्या मिलेगा, साइन 3 पाई बाय 2 दैट इज -1,
तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी -Vm, क्या ठीक। sin 2 पाई दैट इज अगेन 0, sin 2 पाई क्या होगा 0, क्या ठीक। और आगे ग्राफ कुछ ऐसे कंटिन्यू करेगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ v वर्सेस ओमेगा t। ये क्या मिला हमें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v, दिस इज Vm, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। हियर पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज सिन्यूसॉइडली। अब मैं अगर इसी के लिए करंट का ग्राफ ड्रॉ करूं तो करंट का ग्राफ कैसा बनेगा, मुझे बता Im क्या है, Vm/R, मतलब Vm से कुछ कम होगा, ठीक है। पर करंट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ साइन, तो ग्राफ तो ऐसा ही मिलेगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से देखो। So this is the graph of I versus omega t, and this is the maximum value of current Im. From this graph you can see value of V and I is 0, maximum and minimum, 0, maximum and minimum at the same time। जब ओमेगा टी 0 है तो V भी 0, I भी 0। जब ओमेगा टी π/2 है तो V भी मैक्सिमम, करंट भी मैक्सिमम, ठीक है। सो फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन से दैट AC वोल्टेज एंड AC करंट बोथ आर इन द सेम फेज फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। फ्रॉम ग्राफ it is clear that current is in phase with AC voltage। क्या बोल सकते हैं, करंट इज इन फेज विथ AC वोल्टेज, क्योंकि करंट की और वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू एक ही समय पे मिल रही, मैक्सिमम वैल्यू भी एक ही समय पे मिल रही, ठीक है। फिर से 0 भी एक ही समय पे हो रहे, फिर से मैक्सिमम एक ही समय पे हो रहे। सो हियर वी कैन से दैट करंट इज इन फेज विथ AC वोल्टेज। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज दैट इज 0। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, 0। किसको बोल रहा हूँ मैं, फेज, साइन के साथ जो भी है यहाँ पे, साइन हो कोस हो, उसके साथ जो भी है उसके अकॉर्डिंग फेज डिफरेंस डिसाइड किया जाता है। मुझे बताओ वोल्टेज का क्या है इक्वेशन, V = Vm sin ओमेगा टी, साइन के साथ क्या है यहाँ पे ओमेगा टी, तो वोल्टेज का फेज क्या हो गया ओमेगा टी, करंट का फेज क्या हो गया ओमेगा टी, तो दोनों का फेज कैसा है सेम। फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट करंट इज इन फेज विथ AC वोल्टेज। नाउ फेज डिफरेंस, व्हाट इज द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों के बीच में, इसका भी फेज ओमेगा टी, इसका भी फेज ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस क्या आएगा 0। देयर इजंट एनी फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड AC वोल्टेज फॉर दिस प्योरली रेजिस्टिव सर्किट व्हेन AC सप्लाई इज कनेक्टेड विथ रेजिस्टर एट द टाइम फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 0। अलग अलग कंपोनेंट के लिए ये चीज़ें बदल जाएंगी। अभी हमने सिर्फ रेजिस्टर की बात की है, कैपेसिटर भी कनेक्ट करेंगे, इंडक्टर भी कनेक्ट करेंगे, पर अभी रजिस्टर की बात चल रही है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, MCQ बनेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमने बोल दिया कि ये दोनों कैसे हैं, सेम फेज में हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो मिल चुकी, हम क्या क्या फाइंड करते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फिर RMS वैल्यू, क्या ठीक। तो अब हमें क्या निकालना चाहिए, वी शुड फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या निकालना चाहिए, एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मुझे बताओ यहाँ से एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट निकालूँ तो क्या बना, एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I = Im एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी, बिकॉज Im दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये तो एम्पलीट्यूड है, वो तो फिक्स है, मैक्सिमम वैल्यू तो फिक्स है, ठीक है। तो मुझे बता एवरेज वैल्यू ऑफ साइन क्या होता है, ओवर 1 पीरियोडिक टाइम,
एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओवर वन पीरियोडिक टाइम, that is 0. So that is nothing but 0. Average value over वन साइकिल, एक साइकिल के लिए बात करें तो एवरेज वैल्यू क्या बनेगी? 0 करंट की. सो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर वन साइकिल दैट इज 0. तो एक साइकिल में एवरेज करंट कितना मिला? 0, क्योंकि यहाँ पे जितना पॉजिटिव उतना यहाँ पे नेगेटिव. तो एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज 0. इफ एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज 0, then power consumption in the circuit due to Joule's heating is what? I want power consumption due to Joule's heating. याद है पावर कंजप्शन का फॉर्मूला पढ़े हो? पावर P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर. क्या पढ़े हो? पावर P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर. इफ एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर वन साइकिल इज 0, देन दिस पावर कंजप्शन शुड बी व्हाट? कितना पावर कंजप्शन हो ओवर वन साइकिल? क्या वो भी 0 होगा? क्या वो भी 0 होगा? ये आप लोगों को सोचना है. थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए और इसे लिख लीजिए. जब तक आप लोग लिखोगे उसके बाद हम इस पावर पे चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को लिख लीजिए. चलो सोच लिया पावर कंजप्शन क्या होगा? क्या होगा? 0. क्या फॉर्मूला बताया मैंने पावर कंजप्शन के लिए? पावर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग वन साइकिल इज गिवन बाय द फॉर्मूला आई स्क्वेयर आर, वेयर आई दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा? पावर P इज इक्वल टू, ये तो पावर का फॉर्मूला हुआ, ओवर वन साइकिल अभी लेते हैं. तो आई का फॉर्मूला क्या होगा? आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी. सो दिस इज आई एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी आर. क्या ठीक? यहाँ पे स्क्वेयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है. करंट हमें हाफ साइकिल में पॉजिटिव मिलता है, हाफ साइकिल में नेगेटिव मिलता है. तो यहाँ पे हमें स्क्वेयर लेना है, चाहे करंट पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो. स्क्वेयर तो क्या आएगा? पॉजिटिव. तो पावर कंजप्शन 0 होने वाला नहीं है. एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर वन पीरियड इज 0, बट पावर कंज्यूम्ड इज नॉट 0. तो पावर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग वन साइकिल इज एवरेज वैल्यू ऑफ पावर P इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू आई एम स्क्वेयर आर. आई एम दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट इज कॉन्स्टेंट, R value of resistance that is constant. So we have to take average of sin square omega t. अब लास्ट लेक्चर याद है क्या बना था? एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी. एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी दैट इज 1/2 आई एम स्क्वायर आर, बिकॉज एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी दैट इज 1/2. याद है? तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2 हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो क्या बन गया? 1/2 आई एम स्क्वायर आर. सो दिस मच अमाउंट ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड. सो एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर वन साइकिल इज, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, 1/2 आई एम स्क्वायर आर. सो दिस मच अमाउंट ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड ओवर वन साइकिल. क्या ठीक? यहाँ पे देखो हमारा डीसी के लिए फॉर्मूला क्या बनता था? पावर P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर. पर यहाँ पे एसी के लिए फॉर्मूला क्या बन रहा है? आई एम स्क्वेयर आर बाय 2. बट इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट दिस पावर कंज्यूम्ड ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विथ द पावर कंज्यूम्ड ड्यू टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड विथ डीसी सप्लाई. याद करो एसी और डीसी में फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है. क्या आ रहा है? आई एम स्क्वायर आर बाई 2. वहाँ पे क्या आता है? आई स्क्वायर आर. तो ये डिफरेंस को कैसे हटाए? सेम फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बने? याद करो मैंने एक और कंसेप्ट सिखाया था, आई आर एम एस. सो आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट, आर एम एस वैल्यू
ऑफ करंट IRMS क्या बनता है? IRMS इज इक्वल टू, पहले क्या निकालना है? स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट। तो यहाँ पे देखें तो रूट आ गया, मीन, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या बनेगा? Im² sin² ओमेगा t। क्या ठीक? Im² का रूट के बाहर ले ले, क्या बनेगा? Im अंडर रूट ऑफ एवरेज ऑफ sin² ओमेगा t। व्हाट इज द एवरेज ऑफ sin² ओमेगा t? एवरेज ऑफ sin² ओमेगा t दैट इज 1/2। उसका रूट निकालो, क्या बनेगा? Im/√2। सो दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर गिवन सर्किट। IRMS इज इक्वल टू Im/√2, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अपॉन √2। चलो यहाँ से मैं I² RMS निकालूँ तो क्या बने? देयरफॉर I² RMS इज इक्वल टू Im²/2। यस और नो? Im²/2। Here in the formula of average power we have Im²/2 into R. Substitute the value of Im²/2 in this equation. We will get average power. Average power P bar is equal to I² RMS into R. इसको इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन बना था लास्ट टाइम? चलो कोई भी इक्वेशन बना हो लास्ट टाइम। अभी हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर दे देते हैं, रोमन लेटर में 1 and 2, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। क्या ठीक? नए इक्वेशन मान लो, यहाँ तो सीक्वेंस में लिख देना जो भी इक्वेशन बन रहा। From these two equations we can write average power is equal to IRMS²/R. So this can be written as power P is equal to I²R, where P that is average power consumed over one cycle, I that is RMS value of current, I²R. Now you can see power consumed over one cycle when AC supplied is connected with resistance is same as the power consumed due to resistance connected with DC supply। जैसा DC के केस में मिलता था वैसा ही पावर कंज्यूम्ड हमें मिला I²R। पर DC के केस जैसा लाना है तो ये इलेक्ट्रिक करंट कौन सा होना चाहिए? RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट ठीक है काम आएगी अलग अलग टाइम पे चाहिए तो, बट एक्चुअली RMS वैल्यू ऑफ करंट इज इम्पोर्टेंट। तो DC के केस से मैच करने वाला फॉर्मूला कब बन रहा है? जब हम करंट कौन सा ले रहे हैं? RMS करंट। देयरफॉर पावर P इज इक्वल टू I²R। क्या ठीक? सो पावर कंज्यूम्ड ओवर वन साइकिल इज IRMS² into R। क्या समझ में आ गया? एकदम परफेक्ट। Now next that is representation of AC voltage and current by rotating vectors। कौन से वेक्टर्स? रोटेटिंग वेक्टर्स। दिस रोटेटिंग वेक्टर्स आर नथिंग बट फेजर्स। अब ये क्या होता है? नई चीज़ आप लोगों के लिए। अब AC वोल्टेज और AC करंट को किससे रिप्रेजेंट करने वाला है? रोटेटिंग वेक्टर से। मतलब क्या? Here I have considered one plane and here I am considering one vector. This is OA vector, right? Suppose magnitude of this OA vector is same as the maximum value of voltage. Magnitude of OA vector
is same as the maximum value of AC voltage. What is the maximum value of AC voltage? That is Vm. Yes or no? किससे डिनोट किया था? Vm, that is maximum value of AC voltage. So magnitude of this, that is Vm. Now this AC voltage will change with time. क्या फॉर्मूला था AC वोल्टेज का? V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी. यस और नो? Vm साइन ओमेगा टी. So as this time changes, then what will happen? The value of voltage will change. अरे यार, क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा? So here I am drawing another vector, that is OB vector. क्या दिखा रहे हैं? OB vector. When we rotate this vector with time, मान लो कि ये क्या हो गया? ओमेगा टी. At a time t, the angle with this horizontal, that is omega t. Horizontal के साथ एंगल क्या बन रहा? ओमेगा टी. And this is Vm. This is Vm. क्या ठीक? Now if I draw the projection of this vector on vertical axis, if I draw the projection of vector OB on vertical axis, then that will give me, ध्यान से देखो क्या बनेगा? This is Vm, component of Vm opposite to omega t. ये ऑपोजिट साइड हुई. सो कॉम्पोनेंट ऑफ Vm ऑपोजिट टू ओमेगा टी, दैट इज Vm साइन ओमेगा टी. यस और नो? Vm साइन ओमेगा टी, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट अ टाइम t. यस और नो? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट टाइम t. So when we draw the projection of this vector on vertical axis, we will get instantaneous value of voltage at time t. Same way, if I want to represent current at time t, तो करंट कहाँ पे मिलेगा मुझे बताओ? ये बनेगा करंट Im. क्या ठीक? यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया है? रोटेटिंग वेक्टर्स. वेक्टर रोटेट कर रहा है टाइम के साथ. यस और नो? बट दिस वोल्टेज एंड करंट बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज. यस और नो? ये स्केलर क्वांटिटी है पर उसे रोटेटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये दोनों वेक्टर नहीं हैं, समय के साथ इनकी वैल्यू चेंज हो रही है और उसका प्रोजेक्शन हमें उसकी वैल्यू बताएगा. दिस इज कॉल्ड फेजर मेथड. फेजर मेथड में हमें इन दोनों के बीच का फेज पता चलेगा. चलो, एट दिस टाइम टी दिस करंट विल बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ Vm. Yes or no? Now if I draw the projection of this vector on vertical axis, then it will give me, क्या देगा हमें? Im sin ओमेगा टी. Yes or no? ये हमें क्या बताए? Im sin ओमेगा टी. ये बना Vm sin ओमेगा टी, ये बनेगा Im sin ओमेगा टी. It means this is the instantaneous value of current at time t. At any time if you draw this phasor, then you will find that this voltage and current both are in the same direction. Voltage and current both are in the same direction. It means both are having same phase. Both are having same phase. Therefore we can say that this current is, AC current is in phase with AC voltage. But the thing will not be same when we connect inductor or capacitor with AC supply. Phase difference between voltage and current will not be zero when we will connect inductor or capacitor. ये रेजिस्टर के केस में ऐसा बन रहा है और ये फेज डिफरेंस पता लगाने के लिए ही ये मेथड का यूज़ कर रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड फेजर मेथड, जहाँ से हमें फेज डिफरेंस पता चलेगा. अभी इनिशियल है, हमने रेजिस्टर के लिए ड्रॉ किया है, तो अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर जैसे इंडक्टर का केस आएगा, कैपेसिटर का केस आएगा, फिर इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं. एट टाइम t इज इक्वल टू 0, दिस वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये वेक्टर घूमता जाएगा. यस और नो? देयरफॉर दिस वेक्टर इज कॉल्ड रोटेटिंग वेक्टर. कैसा वेक्टर बोला जाता है? रोटेटिंग वेक्टर. एंड दिस मेथड इज कॉल्ड फेजर मेथड.
At particular time t, this voltage and current both are in the same direction, Vm and Im. It means both are having same phase. मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, इसका वैल्यू थोड़ा सा कम होगा क्योंकि हमें मिला था Im इज इक्वल टू Vm/R. यस और नो? देयरफॉर वैल्यू ऑफ Im इज लेस देन Vm, इसलिए हमने छोटा वेक्टर दिखाया. क्या ठीक? अरे यार हाँ ना बोल, क्या समझ में आ रहा है? एकदम परफेक्ट. ना हियर ये तो टाइम t की बात हो गई. अगर हमें यही वोल्टेज और करंट डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए दिखाने हो तो क्या बनेगा? दिस वे वी विल गेट द ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस ओमेगा टी एंड दिस इज द करंट वर्सेस ओमेगा टी, राइट? दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. क्या ठीक समझ में आ गया? तो ये हो गई फेजर मेथड की बात. दिस इज द फर्स्ट सर्किट व्हेन एसी सप्लाई इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर. यह पहली सर्किट हो गई. वैसे ही हमें इंडक्टर से कनेक्ट करना है एसी सप्लाई को और फिर कनेक्ट करना है कैपेसिटर से. तो ये 3 सर्किट बनेगी. फिर इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों चीज़ें कनेक्ट की जाएगी, LCR सर्किट. तो बहुत सारी सर्किट पढ़नी है पर आज के लिए ये सर्किट काफ़ी है. When AC supply is connected with resistor, at the time power consumed is I² RMS into R. This is the average value of power consumed during one cycle. और ये हो गई फेजर मेथड. ठीक है, यही चीज़ रिपीट करेंगे फिर इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए. पर एक बार इस सर्किट की प्रैक्टिस आप लोगों को कर लेनी चाहिए. Therefore, I am giving you this theory 2 times in homework. You should write this theory at least 2 times in homework. अब आप लोगों को ये लिखना भी होगा. ठीक है, तो आप लोग पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लेक्चर को समाप्त करते हैं. लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो जो भी किया फिर नोटबुक में लिख लेना अगर नहीं लिखा है तो. आज तक के लिए इतना ही. स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.